नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं कैंप फंडामेंटल्स। आज हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन पढ़ेंगे। ये गैसेस स्टेट का पार्ट 3 है। इसके बाकी के पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे या फिर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। एक और ज़रूरी बात, इस लेक्चर का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। डिफ्यूजन और एफ्यूजन क्या होता है। सो डिफ्यूजन एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमेना है जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से, जहाँ पे उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो मूव करना प्रेफर करती हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी अमाउंट कम है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक गैस फैलती है एक जगह से जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है टू ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट, जहाँ पे उसको सारा स्पेस अवेलेबल है, वो हर डायरेक्शन में फैलना प्रेफर करती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे जब हम लोग खाना बनाते हैं तो किचन में से जो स्मेल होती है, जो फ्रेगनेंस होती है फूड की, वो बाकी के रूम्स में फैल जाती है। फूड के जो वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किचन में जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो वहाँ से फैलना प्रेफर करते हैं बाकी जो भी जगह अवेलेबल है। तो जितने भी रूम्स होंगे, जो रूम्स ज़्यादा पास में है वहाँ पे ज़्यादा पहले स्मेल जाएगी और जो रूम्स आगे हैं वहाँ पे स्मेल या उनकी फ्रेगनेंस कम जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम। हमें कोई भी, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं किसी रूम में है और कोई भी एक नया बंदा आता है जिसने बहुत सारा परफ्यूम लगा रखा है, तो हमें एकदम से फ्रेगनेंस उसकी पता चल जाती है कि इसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है। कैसे पता चलता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन। और दूसरा एक और एग्जाम्पल जो बहुत रिलेटेबल है, जब भी हम लोग सिगरेट जलाते हैं तो जो धुआं होता है वो चारों डायरेक्शन में फैलना प्रेफर करता है। ये भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है। यहाँ पे ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक पार्टीशन के थ्रू अलग अलग है। और अगर इस पार्टीशन को मैं हटा देता हूँ, उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ए के इधर डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ से मूव करके दूसरी जगह जाना प्रेफर करेंगे। और सेम बी के साथ भी होगा, बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल इधर हैं, ये मूव करके इधर आना प्रेफर करेंगे। ये तब तक मूव करेंगे जब तक ये सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर लेते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे एफ्यूजन के बारे में। एफ्यूजन और डिफ्यूजन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। एक छोटा सा डिफरेंस होता है एफ्यूजन में, इट इज़ द एस्केपिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल भागना चाह रहे हैं। कहाँ से? एक स्मॉल होल से, एक छोटा सा अपर्चर है जहाँ से वो गैसेस मूव करने लगे। फॉर एग्जांपल आपके पास बलून है और आपने उसमें एक पिन मार दी तो वहाँ पे एक छेद हो गया, तो सारी जो गैसेस मॉलिक्यूल है, जितनी भी गैस है बलून के अंदर, वो सारी बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई गैस सिलेंडर है और उसके अंदर कोई लीकेज हो गई, तो लीकेज से जितनी भी गैस है सिलेंडर के अंदर वो बाहर निकल जाएगी बहुत हाई प्रेशर से। तो ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। पंचर इन अ टायर, तो साइकिल सभी चलाते हैं, तो साइकिल या किसी भी व्हीकल में, ऑटोमोबाइल में अगर टायर है और उसके अंदर एक पिन घुस जाए या पंचर हो जाए तो वहाँ से गैस निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। एफ्यूजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डिफ्यूजन के साथ बहुत हद तक कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी गैसेस मॉलिक्यूल एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट गैस की कम है। तो हमेशा एफ्यूजन डिफ्यूजन के साथ अकम्पनी रहता है, साथ में ही दोनों प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है जिसमें बहुत सारे बी के मॉलिक्यूल हैं और ये बॉक्स पूरे अच्छे तरीके से बंद है। लेकिन अगर इसमें मैं पंचर कर दूं, मतलब यहाँ से बीच में से मैं होल कर दूं, होल करने पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं बी के वो बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा अंदर, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने जल्दी मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना प्रेफर करेंगे। एक टायर जो बहुत ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भर गया तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो एक पिन मारते ही उसमें से सारी गैस एकदम से निकलने जाएगी। लेकिन अगर एक टायर है जिसके अंदर ऑलरेडी गैस कम है, वहाँ पे पिन मारते हैं या उसमें पंचर करते हैं तो गैस को निकलने में टाइम लग जाता है। तो जो ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ एफ्यूजन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट
जो कि रेट को हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे रेट का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन। तो कितना टाइम लग रहा है सारी गैस को यहाँ से खत्म होने के लिए, तो वो टाइम हो गया, और जितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम थी और दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा रेट हो जाता है। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ गैस, जितनी ज़्यादा गैस की वेलोसिटी होगी, जितनी जल्दी वो बाहर निकल पाएगी, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक विच इज़ ग्राम्स लॉ। तो हम लोगों ने डिफ्यूजन और एफ्यूजन देख लिया, तो अब हम देखते हैं ग्राम्स लॉ क्या बोलता है। सो थॉमस ग्राम ने 1831 में ये लॉ प्रपोज किया था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे डिफरेंट गैसेस पे, जिससे उसे समझ में आया था द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, एफ्यूजन और डिफ्यूजन का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। मतलब रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी गैस की उतना कम रेट होगा। जितनी भारी गैस है उतना मुश्किल होगा गैस के लिए उस चैम्बर से बाहर निकलना, उस गैस के लिए डिफ्यूज़ या एफ्यूज़ करना। ये सारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, गैस का पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करें तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। वॉल्यूम अगर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई तो प्रेशर भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। और टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा ही है, तो ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे। तो रेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के। अगर मैं दो गैसेस ले लेता हूँ, एक गैस 1 है और एक गैस 2 है, और उन दोनों के रेट को मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ, तो R1 वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस एंड R2 वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ D1। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R1 अगर न्यूमरेटर में है तो उसका D1 डिनोमिनेटर में होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, सो कई जगह पे आपको ग्राम्स लॉ दिखेगा मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में। तो कैसे करते हैं, तो डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट ले रखी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। उस केस में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास क्या हो गई, अब मास ऑफ द टोटल गैस है, सो डेंसिटी हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और n इज द नंबर ऑफ मोल्स विच इज कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसके अंदर कांस्टेंट होंगे, वो बढ़ेंगे या कम नहीं होंगे। और सिंस n इज अ नंबर, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस। तो हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो D1 को मैं M1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, गैस 1 के। और अगर दोनों का अंडर रूट करूंगा तो दोनों साइड पे करना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ D1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ M1, where M1 and M2 are the molecular mass of gas 1 and gas 2 respectively। तो D2 के लिए भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ D2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ M2। इन दोनों को डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ M1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ D1। सो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग R1 एंड R2 किसके इक्वल थे, अंडर रूट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ D2। तो अब मैं वही लिख सकता हूँ, R1 एंड R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ M1। तो पहले अंडर रूट ऑफ D2 बाय D1 था, तो D2 बाय D1 की जगह पे मैं अंडर रूट M2 अपन M1 लिख सकता हूँ। तो मेरा टोटल फॉर्मूला क्या बन जाता है, रेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सेकंड गैस, दोनों के रेट एफ्यूजन और डिफ्यूजन का, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ M1। और अगर आपको मोलर मास नहीं दे रखा है या डेंसिटी दे रखी है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेट हमें पता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। और अगर मैं लेता हूँ कि मेरे पास दोनों गैस हैं और दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, तो दोनों का रेट अगर मैं डिवाइड करूंगा, R1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय T1, R2 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय T2। सिंस वॉल्यूम सेम है तो डिवीजन करने पे वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी और हमें क्या मिलेगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1। तो हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस केस में हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज आ जाते हैं, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाय M1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट D2 बाय अंडर रूट D1 विच इज इक्वल टू T2 बाय T1। याद रखना कि T2 बाय T1 अंडर रूट में नहीं है। मूविंग अहेड, दो गैसेस ले ली मैंने जिनकी वॉल्यूम अलग अलग है लेकिन उनको डिफ्यूज होने में सेम टाइम लग रहा है।
उस पॉइंट पे मैं लिख सकता हूँ R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है लेकिन टाइम सेम है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों का टाइम कट जाएगा। तो उस केस में R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, और ये भी अंडर रूट में नहीं होगा। सो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई M1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई V1 अपॉन V2। सो वॉल्यूम रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमें ऑलरेडी पता है। टायर में जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना कम टाइम लगेगा उसको डिफ्यूज़ होने में, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर है। ओके, अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि अभी तक तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब एक ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ द होल इज डिफरेंट। मतलब क्या है, जो डिफ्यूजन एफ्यूजन होगा वो डिपेंड करता है कितना बड़ा होल है। अगर होल बहुत बड़ा है तो गैस तो एकदम से रिलीज हो जाएगी, और अगर होल छोटा है तो जो वेसल है वो गैस को ज़्यादा देर तक कंटेन करेगा। तो हमें ये समझ में ऑलरेडी आ रहा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द होल। तो अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है उस केस में हम लोग लेते हैं रेट इज इक्वल टू P into A divided by under root 2 pi R Tm, where 2 pi is constant, R is the universal gas constant, T is temperature, M is molar mass, P is pressure and A is the area of the hole या area of orifice। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इनको मैं हटा देता हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P इंटू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी बाय एम। तो मैं एक केस लेता हूँ जहाँ पे मैंने ए को कांस्टेंट ले लिया, दो गैसेस हैं और वो सेम होल से निकल रही हैं और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ए कांस्टेंट हो गया, टी कांस्टेंट हो गया, तो क्या कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर, और गैस कांस्टेंट नहीं है, गैस अलग है तो मोलर मास भी अलग होगा। उस केस में R1 डिवाइडेड बाय R2 करूँगा तो P1 डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगा, और सिंस मोलर मास अंडर रूट ऑफ मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर M2 आएगा, नीचे M1 आएगा। सिमिलरली हमें पता है अंडर रूट M2 बाय अंडर रूट M1 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट D2 बाय D1 के। तो M2 अपॉन M1 को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा अंडर रूट D2 बाय D1। तो अगर आपको मोलर मास दे रखा हो तो आप मोलर मास से ये सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, और अगर डेंसिटी दे रखी है तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और केस लेते हैं जहाँ पे मैं सिर्फ ले रहा हूँ कि एरिया ऑफ द होल कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट होगा, ए से ए कट जाएगा, तो दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास तीन वेरिएबल है। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2 अंडर रूट T2 इंटू M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T1 इंटू M1, और M1 M2 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट D2 बाय D1 से। सो ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा अगर अपर्चर कांस्टेंट है। एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और प्रेशर कांस्टेंट है और एरिया ऑफ होल कांस्टेंट है। उस केस में हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको बस रेट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पार्शियल प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट T इंटू अंडर रूट M। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, सिंस दो गैसेस की डेंसिटी अगर अलग अलग होगी तो दो गैसेस को हम लोग बहुत आराम से सेपरेट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एटोमोलिसिस। इसमें क्या होता है, दो गैसेस को हम लोग सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। हमें पता है एक गैस जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा कौन सी गैस की होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा है वो वाली गैस ज़्यादा भारी होगी और उसको चलने में उतनी मुश्किल होगी। एक गैस जो बहुत हल्की है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो वो एकदम से ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। तो दोनों की वेलोसिटी अलग है, तो एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी और एक उसी टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी हम लोग दो गैसेस को बहुत आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग दो गैसेस मिक्सचर को आराम से सेपरेट कर सकते हैं, और इवन दो आइसोटोप्स हैं, एक हैवी आइसोटोप है, एक लाइट आइसोटोप है, और दोनों गैसेस हैं, तो उनको भी अलग करना बहुत आसान होता है हमारा यूजिंग द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। दूसरा चीज़ है, कोई अननोन गैस है और मुझे नहीं पता कि वो कौन सी गैस है या उसका मोलर मास क्या है। उस केस में मैं क्या करूँगा कि कोई एक ऐसी गैस लूँगा जो मुझे ऑलरेडी पता है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। तो अगर एक का मोलर मास पता है नोन का, तो मैं दूसरे का अननोन का मोलर मास बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये इसकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है।
नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी दो अलग अलग गैसेस की भी कांस्टेंट होगी। तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ m1v1 square, where m1 is the mass of the gas and v1 is the velocity of the gas. तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ m2v2 square। सिंस दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ हाफ m2v2 square इज इक्वल टू हाफ m1v1 square। हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा? m2v2 square इज इक्वल टू m1v1 होल स्क्वायर। अब इसको मैं रीअरेंज करके v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि m1 ये मास ऑफ द गैस है, टोटल मास ऑफ द गैस है, मोलर मास नहीं है। सो टोटल मास ऑफ गैस को हम लोग मोलर मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लोग n नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं इनटू द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मोलर मास। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ v2 बाई v1 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 बाई m2। यहाँ से स्क्वायर था तो यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाई m2 हो जाएगा। फिर n इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई n इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सेकेंड गैस। नंबर ऑफ मोल्स मैंने 1 ले लिया, या ले लेते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, उस केस में ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है v1 v2 डिवाइड बाई v1 वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है? रेट होता है। तो रेट ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाय m2। देखो 2 ऊपर है, इसका नीचे है, इसका नीचे है, इसका ऊपर है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है रेट दोनों का मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है 150 ml ऑफ अननोन गैस। यहाँ पे हमने अननोन गैस ले ली और उसका मोलर मास मुझे पता करना है, यही उसकी एप्लीकेशन थी ग्राम्स लॉ की। सो 150 ml ऑफ अननोन गैस टेक्स 60 मिनट टू डिफ्यूज फ्रॉम अ वेसल। 60 मिनट लगते हैं उसको गैस में से पूरा निकलने में। अंडर द सेम कंडीशन, सेम ही कंडीशन है, 100 ml ऑफ क्लोरीन गैस टेक्स सेम टाइम टू डिफ्यूज। तो क्लोरीन गैस को भी उतना ही टाइम लग रहा है डिफ्यूज होने में, मतलब दोनों का टाइम सेम है। इसका क्या है 150 ml है और इसका कितना है 100 ml है, तो मोलर मास निकालना है। तो V1 150 ml हो गया, V2 100 ml हो गया। 1 मैंने किसके लिए ले लिया? अननोन गैस के लिए। 2 मैंने ले लिया क्लोरीन गैस के लिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 M2 हो गया, जो कि 71 ग्राम पर मोल होगा। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 35.5, तो दो मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? इंटू 2 कर देंगे 71 आ जाएगा। बट मुझे क्या निकालना है? M1 निकालना है। ये फॉर्मूला था जो अभी हम लोगों ने डिराइव करा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई M1। सिंस टाइम तो कांस्टेंट दे रखा है तो मैं टाइम वाला नहीं लगाऊंगा, मुझे मोलर मास निकालना है और मेरे पास क्या है? वॉल्यूम है। तो मैं मोलर मास को वॉल्यूम से कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने के बाद M2 कितना दे रखा है? 71 ग्राम पर मोल। M1 ये रहा 150 ml डिवाइड बाय 100। तो हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे। 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 1.5 आएगा। 1.5 का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 2.25। 1.5 इंटू 1.5 इज 2.25। M1 यहाँ पे आ जाएगा, 2.5 डिवीजन में आ जाएगा, और इससे हमें फाइनल मिल जाएगा कि मोलर मास क्या है गैस का? 31.56 ग्राम पर मोल है। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो गैसेस हैं, एक HCl और एक NH3, और दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। तो एक ट्यूब है जिसमें से एक साइड से HCl डाला है और दूसरी साइड से NH3 डाला है। दोनों गैस इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ड्यू टू डिफ्यूजन वो उनके टर्मिनल्स है वो अंदर मूव करेंगे, सेंटर की तरफ मूव करेंगे। तो हमें बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, HCl रिएक्ट करेगा अमोनिया से, क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो किस पॉइंट पे अमोनियम क्लोराइड बनेगा अगर वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे डिफ्यूज करना स्टार्ट करती है? तो इसके लिए हमें मोलर मास दे रखा है। सो दिस इज M1, HCl M1 है, तो इसका मोलर मास कितना होगा? 36.5। 35.5 Cl का होता है, +1 करेंगे 36.5 आ जाएगा। अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 17। फॉर्मूला हमारे पास ये ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। मुझे निकालना है कि किस रेट से गैस मूव कर सकती है। तो M1 M2 मुझे पता है, तो उसके बेसिस में रेट निकाल सकता हूँ कि वेलोसिटी क्या है, कौन ज़्यादा तेज़ चल रही है, कौन कम तेज़ चल रही है। एक तो हम लोग पहले ही बता सकते हैं कि ये HCl क्या है? ज़्यादा भारी है। M2 NH3 क्या है? हल्की है। तो ये ऑब्वियसली NH3 की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द HCl, लेकिन कितना ज़्यादा है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। सो अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36.5
करने के बाद R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 0.68, मतलब रेट ऑफ HCl का रेट क्या होगा 0.68 टाइम होगा NH3 का, मतलब NH3 ज़्यादा तेज़ भागेगी एज कम्पेयर टू HCl की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल से मल्टीप्लाई हो रहा है। हेंस आई कैन से NH3 ट्रैवल फास्टर देन HCl। तो लेट्स सी कि NH3 कितना ट्रैवल करती है। अगर NH3 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है तो HCl ऑब्वियसली कितना है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.68 सेंटीमीटर करेगा। टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं ले लेता हूँ कि NH3 x सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो HCl कितना मूव करेगा 0.68 x टाइम। तो अगर NH3 x सेंटीमीटर मूव करता है तो HCl मूव करेगा 0.68 इंटू एक्स सेंटीमीटर। अब दोनों का ऐड करके कितना इक्वल आना चाहिए 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्यूब का जो लेंथ दे रखा है वो 1 मीटर है विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, जिसकी वजह से x कितना आता है 59.52। तो x सेंटीमीटर क्या है, NH3 कितना ट्रैवल कर सकता है 59.52 सेंटीमीटर। और ये करने पे हमें पता चल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले अपेयर होगा 59.52 सेंटीमीटर पे, लेकिन कौन सी साइड से, अमोनिया साइड से, ऐसी साइड पे जहाँ से अमोनिया डाली गई है। लेकिन अगर मुझे दूसरी साइड से करना होगा तो मैं 100 में से 59.52 डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा कि दूसरी साइड से जहाँ से HCl डाली गई है, अगर मैं वहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर दूँ तो कितने अमाउंट पे अमोनियम क्लोराइड बनना प्रेफर होगा। ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा कि मैं आपको करा देता हूँ। ये क्वेश्चंस कर लिए तो बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आप नए व्यूअर हैं। सो दिस इज मोहित गुप्ता साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।